आज हम लोग बैंक की परिभाषा एवं इसके प्रकारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य तौर पर बैंक के बारे में सामान्य लोगों में क्या समझ है। साथ ही साथ हम लोग इसकी समुचित परिभाषा और संक्षिप्त परिभाषा को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि साधारणतया बैंक से आशय ऐसी संस्था से है जो धन का लेन देन करती है। हम आप जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा किया जाता है और पैसे की निकासी की जाती है। कुछ लोग ऋण लेने के लिए भी बैंक जाते हैं। बैंक उन लोगों से सुरक्षा हेतु कम ब्याज पर धन प्राप्त करता है। कहने का आशय यह है कि जिनके पास भी अतिरिक्त पैसा होता है वो बैंक में जाके अपना पैसा जमा करते हैं। जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है और इस धन को उन व्यक्तियों को देता है जो उसका उत्पादन कार्यों में धन लगाकर आर्थिक विकास करते हैं। कहने का आशय यह है कि जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, उनके पैसे बैंक अपने पास जमा करता है और साथ ही साथ उन लोगों को जो उत्पादन कार्यों में यानी आर्थिक विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है, बैंक उनको ऋण देती है। बैंक ऐसे व्यक्तियों से अधिक ब्याज लेता है। इस ब्याज का अंतर ही बैंक का लाभ होता है। जमा स्वीकार करने तथा ऋण देने के अतिरिक्त बैंक अन्य कार्य भी करता है, जैसे बहुमूल्य धातुओं की सुरक्षा, बिल का भुनाना आदि, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कहता है कि आम बोलचाल की भाषा में बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से लिया जाता है जो जनता से धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है तथा जरूरतमंद व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उधार देती है। ये हम लोगों ने देख लिया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में बैंक का क्या आशय है। अब हम लोग इसकी संक्षिप्त एवं उचित परिभाषा को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है बैंक वह व्यक्ति, फर्म या कंपनी है जो मुद्रा एवं साख में व्यापार करती है तथा जो अपने ग्राहकों के लिए लेन देन संबंधी सभी कार्य करती है। कहने का आशय ये है, हम आप जानते हैं कि बैंक में पैसा जमा किया जाता है। बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वहां से चेक भी जारी किया जाता है। चेक के माध्यम से आप क्रेडिट के आधार पर अपना व्यापार सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि बैंक हमारे लेन देन के लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं बैंक के प्रकार। बैंक के प्रकार को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होता रहा और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जिस जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती रही, वैसे वैसे बैंकों का भी विकास होते रहा। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि कौन से बैंकों की क्या भूमिकाएं रहती है। तो सबसे पहला है बैंकों के प्रकार। तो बैंकों के प्रकार में पहला है देसी बैंक। जब बैंक का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था, फिर भी लोगों को पैसे की आवश्यकताएं होती थी और उस समय पैसे की आवश्यकता उनके ग्रामीण या शहर के स्तर पे ही किसी महाजन या सेठ के द्वारा कर दिया जाता था। ऐसी व्यवस्था को हम लोग देसी बैंकर के नाम से जानते हैं। कहता है भारत में देसी बैंक बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। इनको भारत के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, जैसे महाजन, सेठ आदि। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक से तात्पर्य उन बैंकों से है जिनका सीधा संबंध व्यवसायी लोगों और जनता से रुपए जमा करना और व्यापार के संचालन के लिए भिन्न भिन्न समयों में रुपए देना है।
हम आप जानते हैं, हम लोगों का जो भी अकाउंट जिस बैंक में भी खुला हुआ है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे व्यापारिक बैंक से के नाम से जानते हैं। तीसरा है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या कहता है? सहकारी बैंक में कहता है कि किसानों की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की समस्या को हल करने के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। चौथा है भूमि बंधक बैंक। कृषि की उन्नति के लिए भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है बचत बैंक। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना जनता में छोटी-छोटी बचत करने की भावना को ध्यान में रखते हुए की गई थी। अब अगला हम लोग आ जाते हैं विदेशी विनिमय बैंक। कहता है ये वे बैंक होते हैं जो विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय कर विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करते हैं। हम आप जानते हैं कि विदेशी व्यापार की स्थिति में हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। उस परिस्थिति में ये बैंक हमें मदद करती है। कहने का आशय यह है कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न बैंकों का स्थापना किया गया, लेकिन आज की आधुनिक परिस्थिति में व्यापारिक बैंक ही लगभग सभी कार्यों को संपादित करती है। तो कहने का आशय यह है कि व्यापारिक बैंक की स्थिति में अब ये नहीं समझना है कि वहाँ किसानों को ऋण नहीं मिलेगा, वहाँ पे उद्योगों की उन्नति के लिए ऋण नहीं मिलेगा। कहने का आशय यह है कि अब सारे कार्यों को लगभग एक बैंकों में समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग अब बैंकों को इसी रूप में देखने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है सातवां पॉइंट केंद्रीय बैंक। कहता है यह वह बैंक होता है जो देश की केंद्रीय प्रणाली को सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित करता है। यह देश में समुचित बैंकिंग नीति का निर्माण करता है तथा संकट के समय अन्य व्यापारिक बैंकों की सहायता भी करता है। इसके साथ साथ यह उनको आर्थिक कार्यों में सलाह देता है। देश की पत्र मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त होता है। हम आप जानते हैं कि हमारे देश में जो रुपए प्रिंट किए जाते हैं, जो छापे जाते हैं, वह केंद्रीय बैंक के द्वारा छापे जाते हैं। यह सरकार की आवश्यकता के समय ऋण भी प्रदान करता है तथा समय समय पर विभिन्न मामलों में आवश्यक परामर्श भी देता है। यह देश में साख पर नियंत्रण भी करता है, विदेशी विनिमय दर की में स्थिरता बनाए रखता है। इसे बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी बैंकों को किसी समस्या से निजात पानी है तो उसके लिए भी केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को भी अगर वित्तीय आवश्यकता है उस परिस्थिति में भी केंद्रीय बैंक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान समय में भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है औद्योगिक बैंक। कहता है ये वे बैंक होते हैं जो उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की बैंकों की स्थापना की गई थी, लेकिन आज की आधुनिक परिस्थितियों में हमारा व्यापारिक बैंक लगभग सभी कार्यों को एक साथ संपादित करने में सशक्त भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। धन्यवाद।